हेलो हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बुकवार्म। आज के हम इस वीडियो में आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सेकेंड ईयर के सीबीटी एग्ज़ाम के ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आपके आईटीआई ट्रेड में 38 क्वेश्चंस आएंगे, वो मैं एक्सपेक्टेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आए जो आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे देखने को मिल सकते हैं। और आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, लास्ट टाइम में बताऊंगा वीडियो के एंड होने पर कि आपको अगर कहीं क्वेश्चंस आते हैं तो उसे कैसे हम अटेम्प्ट करें। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, ये हमारी वीडियो ये पार्ट फर्स्ट रहेगा। ये पार्ट फर्स्ट है, ऐसे ही पार्ट्स आते रहेंगे और आपको हम सारे सॉल्व कराएंगे क्वेश्चंस, वर्कशॉप कैलकुलेशन, ये सारे हम आपको सॉल्व कराएंगे इसमें से। और इसमें जो भी ट्रेड थ्योरी में न्यूमेरिकल होते हैं, न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कराएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो जनरेटर जो होता है अमूमन, तो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो कौन सी ऊर्जा, ऊष्मा, गतिशील, रासायनिक, यांत्रिक। तो कौन सी होगी, वो हमारी ऊर्जा जो है वो कौन सी है, यांत्रिक। तो जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, जैसे हम लोग बाहर जनरेटर होते हैं, जनरेटर जो होते हैं यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग किस में करते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो हमारा ऑप्शन की डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। ईएमएफ की दिशा, ईएमएफ की दिशा। तो किस नियम का, कॉर्क स्क्रू नियम, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ। आपको एक क्वेश्चन इसमें से जरूर जरूर देखने, या तो डीसी जनरेटर से दिशा पूछेगा ईएमएफ की, या डीसी मोटर की पूछेगा करंट की। तो कौन सी दिशा कौन से नियम से फॉलो करता है, तो इसको आपको हम प्रैक्टिकली दिखाते हैं। नीचे स्क्रॉल करके आते हैं इस क्वेश्चन को। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा चित्र इसमें गड़बड़ हो गया है, तो इसे मैं अपने हाथ ड्रॉ करता हूँ। जैसे मेरा दाएं हाथ, जो दायां हाथ होता है, ऐसे ये अंगूठा हो गया, ये फोर फिंगर हो गया, और ये हमारी मिडिल फिंगर हो गई, ऐसे करके बनता है। तो इसमें जो ऊपर होता है अंगूठा, वो किसकी, चालक की गति की दिशा को बताता है, मोशन को दिखाता है। और जो हमारी फोर फोर फिंगर है, तो वो किसको दिखाता है, फ्लक्स को दिखाता है, चुंबकीय फ्लक्स को दिखाता है। और जो हमारी मिडिल फिंगर होती है, वो किसको दिखाती है, वो हमारे ईएमएफ को दिखाती है। तो ये कौन सा है, दाहिने हाथ का नियम, ईएमएफ को दिशा दिखाती है। तो इसका आंसर क्या राइट होगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, आपको एकदम इजी वे में सोल्यूशन कराते हुए मैं बताऊंगा। फिर नेक्स्ट, आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग, जो आर्मेचर की जो वाइंडिंग होती है उसमें प्रतिरोध को मापने के लिए किस मेगर का, मल्टीमीटर, श्रेणी प्रकार ओम मीटर, केल्विन ब्रिज। तो इसमें हम लोग यूज करते हैं श्रेणी प्रकार ओम मीटर का, इसका श्रेणी प्रकार ओम मीटर का यूज करते हैं। तो इसको भी दिखाते हैं श्रेणी प्रकार ओम मीटर कैसा होता है। ये रहा, ये श्रेणी प्रकार ओम मीटर है, ये यहाँ तक ये श्रेणी प्रकार ओम मीटर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इसको आर्मेचर वाइंडिंग में प्रतिरोध मापने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, डीसी फील्ड कॉयल की वाइंडिंग किस तार का उपयोग किया जाता है। डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है, तो कौन सी, सुपर इनेमल कॉपर वायर, सिंगल सिल्क कवर्ड कॉपर वायर, डबल सिल्क कॉपर वायर, पीवीसी कवर्ड कॉपर वाइंडिंग वायर। तो कौन सी, सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर का उपयोग करते हैं जब डीसी फील्ड कॉइल को हम वाइंडिंग तार में उपयोग करते हैं। तो देखते हैं इसका भी, देखते हैं डीसी कॉइल वाइंडिंग तार क्या होती है। ये आपको मैं पिक्टोरियल से समझा रहा हूँ कि कौन क्या चीज़ है। तो फील्ड वाइंडिंग जो ये होती है, ये सारी, ये सब क्या है, फील्ड इनेबल्ड कॉपर वायर है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन, इसमें हमारे सॉल्व हो गए। नेक्स्ट अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीसी मोटर की करंट की दिशा, अभी हमने करंट की दिशा बताई थी। डीसी जनरेटर होगा तो कौन से हाथ का नियम, दाहिने हाथ का नियम होगा। अगर करंट का उसका मोटर का पूछता है तो करंट की दिशा जो होती है किसके, बाएं हाथ का नियम, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो इसका आंसर क्या होगा, दाएं हाथ के ग्रिप का नहीं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, सी इज द राइट आंसर। अब इसको भी पिक्टोरियल से समझते हैं। ये बाएं हाथ का, देखो ये मोशन को दिखा रहा अंगूठा,
और जो 4 फिंगर होती है तर्जनी, ये मैग्नेट फील्ड मतलब चुंबकीय फ्लक्स को दिखा रही है, और ये करंट जो मिडिल फिंगर होती है वो मध्यमा, ये करंट को दिखा रही है। तो ये डीसी मोटर के लिए होता है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो टोक परीक्षक, आंतरिक ग्राउलर, डिजिटल मल्टीमीटर। तो किसका उपयोग करते हैं? बाहरी ग्राउलर का, बाहरी ग्राउलर का। फिर नेक्स्ट देखते हैं, डीसी कंपाउंड मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल जाती है? मतलब डीसी जो कंपाउंड मोटर है, आर्मेचर जो धारा होती है वो बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बना दी, क्यों बदल दी जाती है? क्योंकि वो उसमें क्या होता है, रोटेट गति बनाए रखने के लिए, मोटर विशेषताओं को बना, हाँ तो वही विशेषताओं को बनाने के रखने के लिए हम क्या करते हैं, डीसी कंपाउंड आर्मेचर में घूर्णन की दिशा बदल देते हैं। तो आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव ये नहीं होगा, मोटर को ओवरलोड नहीं, ओवरलोडिंग से रोकने की क्या जरूरत। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसका देखते हैं आर्मेचर वाइंडिंग का। ये देखो इसमें देखो ये वाइंडिंग कॉइल, ये आर्मेचर, इधर आगे थोड़ा था, यहाँ पे आ नहीं पा रहा है, तो वो आर्मेचर वाइंडिंग थी। ये क्या थी? ये आ रहा आर्मेचर, ये सॉफ्ट हो गई, ये आर्मेचर सॉफ्ट, और ये कम्यूटेटर बार, ये कम्यूटेटर होता है। फिर वाइंडिंग कॉयल अभी दिखाई थी। नेक्स्ट ये क्या है? स्टॉक टूथ है, ये स्टॉक स्लॉट है, आर्मेचर स्टॉक है। ये हमारा आर्मेचर पूरा ये दिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसमें से कुल विद्युत डिग्री के 180 बटे स्लॉट की संख्या नहीं, उसमें क्या होता है, जब डिग्री को हम प्रदर्शित करते हैं तो सूत्र में आते हैं ध्रुवों की संख्या, और 180 की वो मल्टीपल में होती है। तो कुल डिग्री का जो होता है वो किस में है? ऑप्शन डी, कुल विद्युत डिग्री जो है 180 डिग्री में ध्रुवों की संख्या, इसमें ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कुल विद्युत डिग्री 180 डिग्री इंटू ध्रुवों की संख्या के इक्वल होता है, तो मल्टीपल में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड आर्मेचर, ये यहाँ पे पूर्ण लोड पर 10 हॉर्स पावर 3 फेज मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर जो होती है वो कितनी होती है? तो 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 25 एम्पियर, 30 एम्पियर। तो वो 10 हॉर्स पावर की अगर हम 3 फेज इंडक्शन मोटर चलानी है तो वो कौन सी होती है? 25 एम्पियर की होनी चाहिए। कितने एम्पियर की? 25 एम्पियर की। नेक्स्ट देखते हैं, 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है? अब इसमें क्या होता है, एक पोल अगर होता है, एक पोल तो कितने 180 डिग्री के बराबर होता है। एक पोल जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर, तो इन्होंने कहा 6 पोल 6 गुणे 180 डिग्री कर देंगे, क्योंकि एक पोल बराबर 180 डिग्री होता है। तो 6 पोल 180 डिग्री से 6 पोल की कर देंगे गुणा, 18 की 6 से 18 36 38 54 चक्कू 72 18 90 18 छंगा 108। अब ये एक जीरो बचा था तो जीरो, तो कितने 1080 डिग्री विद्युत डिग्री होगी, 1080 डिग्री। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 180 डिग्री किसमें? सी में। नेक्स्ट देखते हैं, 3 कला सकेंद्रीय वाइंडिंग का अवगुण है। अवगुण का मतलब उसका मतलब कि उसकी बेकारी क्या है? तो अधिक जगह की आवश्यकता है, एक स्टेप फार्मर की आवश्यकता है, कॉइल्स को समान रूप से आकार देने के लिए, और अधिक कठिन है, अंत कनेक्शन बनाना आसान नहीं है। तो कनेक्शन बनाना तो आसान नहीं है, तो इसमें वो तो सही है, कॉइल से समान रूप से आकार देने का। और कठिन कठिन कहाँ है? स्टेप्ड फार्मर की, इसमें जो है वो स्टेप्ड फार्मर की इससे आवश्यकता है। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी, इसे स्टेप्ड फार्मर की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार का एकल फेज मोटर निर्देशित है? तो इसमें बताना, ये चित्र जो दिया गया है इसमें किस प्रकार का एकल फेज इसमें निर्देशित किया? यूनिवर्सल मोटर, स्थायी कैपेसिटर मोटर, कैपेसिटर स्टार्टर एंड मोटर। तो कौन सा वो मोटर है? कैपेसिटर स्टार्टर, कैपेसिटर रन मोटर। तो कौन सा है? कैपेसिटर स्टार्टर, कैपेसिटर रन मोटर। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सिंगल फेज मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि? सिंगल फेज का अगर आपको मोटर स्टार्ट करना है तो कौन सी विधि? फेज विभाजन विधि, प्रतिवर्ती आपूर्ति वोल्टेज विधि, इनपुट आपूर्ति टर्मिनल का उत्क्रम, रनिंग कुंडली संयोजन का उत्क्रम। तो कौन सी है? फेज विभाजन विधि। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, सिंगल फेज प्रेरण मोटर का सिद्धांत। सिंगल फेज जो प्रेरण मोटर का सिद्धांत होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है देखते हैं। लेंज का नियम, लेंज का नियम कहाँ से? जूल का, ये भी नहीं। फेराडे के विद्युत नहीं, आपने जहां तक पढ़ा है तो कौन सा होगा? फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर वर्क करता है।
यूनिवर्सल मोटर का अनुप्रयोग कहाँ सा है, मतलब कि हम यूनिवर्सल जो मोटर होता है उसे हम कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, तो जेट पंप में नहीं। जितने भी बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होते हैं वो उसमें हम नहीं यूनिवर्सल मोटर का ज़्यादातर करते हैं, ज़्यादातर केसेस में। तो जितनी छोटी चीज़ें होती हैं उन्हीं में ज़्यादा उपयोग करते हैं। जेट पंप, टेली प्रिंटर, कंप्रेसर, फूड मिक्सर, तो किस में हम करते हैं, फूड मिक्सर में। ये हमारी छोटी है, तो इसमें छोटी ज़्यादा चीज़ों में यूनिवर्सल मोटर का उपयोग ज़्यादा करते हैं। तो इसको आप यही मेरे ट्रिक से याद करना है कि जितनी भी छोटी होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, उसमें यूनिवर्सल मोटर का उपयोग किया जाए। जैसे आपको और बताते हैं, जैसे जैसे आपका विद्युत सेविंग मशीन, हेयर ड्रायर और वॉशिंग मशीन, ड्रिल मशीन, ये सारा जो होता है वो सब किस पे, हम यूनिवर्सल मोटर उसमें उपयोग किया जाए। तो जितने भी छोटे इलेक्ट्रॉनिक, अब देखो यूनिवर्सल मोटर का आपको चित्र दिखाते हैं। ये क्या है, इसमें ये रोटर है जो घूमता रहता है, उसे रोटर कहते हैं। जो आगे की ओर वो पुली है, और ये इसकी बेरिंग है घुमाने के लिए। हाउसिंग, ये किनारे किनारे जो लगा है बॉक्स है सब, वो हाउसिंग करेगा। स्टेटर, ये क्या है, स्टेटर है। रेक्टिफायर ये पीछे की तरफ लगा होता है, और ये वोल्टेज रेगुलेटर है। तो ये सब सारे इनके पार्ट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हो गया। अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है, रेटेड मतलब कैसे प्रदर्शित किया जाए, कैसे नापा जाए, तो किससे, केवीए से, केडब्ल्यू से, एमडब्ल्यू से, केवी से, तो किससे, केवीए से, किलो वोल्ट एम्पियर से। ए इज द राइट आंसर। तो किलो वोल्ट एम्पियर से अल्टरनेटर को हम मापते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का लाभ क्या है, हमें फायदा क्या मिलेगा घूर्णन क्षेत्र का अल्टरनेटर का अगर आप उपयोग करते हैं। क्षेत्र में दोष का पता लगाने, क्षेत्र में काय का दोष पता आसान लगाना होगा। अल्टरनेटर के साथ लोड को कनेक्ट करना आसान है, कभी भी लोड करने को आसान नहीं होता है। चलते समय गर्मी को फैलाना आसान है, आसान कहाँ है इसमें गर्मी को फैलाना। इसमें क्या है, दो स्लिप रिंगों की आवश्यकता है, तो चाहे फेरों की संख्या कितनी भी हो। हाँ, ये हो सकता है, दो स्लिप रिंगों की आवश्यकता इसमें होती है, और चाहे फेरों की संख्या कितनी भी हो जाए तब भी दो स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है। तो डी इज द राइट आंसर, एकदम कंफर्म क्लियर, ये हमारा राइट आंसर था। रोटरी कन्वर्टर के भाग एक्स का क्या कार्य है, यहाँ पे देखिए, ये रोटरी कन्वर्टर जो एक्स दिया है ये वाला, ये इसका मतलब क्या कार्य है, तो इसमें देखते हैं। एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, एसी को डीसी में ये नहीं परिवर्तित करता है। वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है, ये भी नहीं। बिना शोर के आउटपुट देने में मदद करता है, बिना शोर के ये आउटपुट कैसे दे देगा, शोर तो ये करता ही रहता है। विपरीत दिश धारा एकत्र करता है, हाँ, ये रोटर जो होता है वो क्या करता है, वो इसमें विपरीत धारा, दिश धारा को एकत्र करता है। ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, रिपीटेड। स्टार्टिंग पर एक तुल्यांकी मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का क्या उद्देश्य है, डैम्पर वाइंडिंग क्यों की जाती है। तुल्यांकी मोटर मतलब क्या होता है, सिंक्रोनस मोटर, आपने पढ़ा होगा। और इसमें क्या है, रोटेशन शुरू करने के लिए उच्च वोल्टेज उत्पादन करना, मोटर को घुमाने के लिए उच्च धारा का उत्पादन करना, टॉर्क पैदा करता है, और तुल्यांकी गति के चलाता है, एक नियत गति बना रहे। ये क्या करता है, सिंक्रोनस मोटर जो होता है डैम्पर वाइंडिंग इसलिए उपयोग करते हैं क्योंकि ये क्या करता है, एक नियत गति को, एक स्पीड जो होती है वो फिक्स रख के रखता है, रखने के लिए एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो डी आंसर इज द राइट आंसर। मोटर जनरेटर सेट का लाभ, मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है, क्यों हम इसे प्रयोग करते हैं, सौर होगा तो इसका लाभ थोड़ी ना होगा। उच्च दक्षता भी हो सकता है, लेकिन इतनी वो उसमें क्वालिटी नहीं होगी। कम रख रखाव की आवश्यकता, रख रखाव की इसमें मोटर जनरेटर में बहुत होती है। डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जाता है, हाँ, ये डीसी वोल्टेज जो आउटपुट का होता है, जो बाहर की ओर निकलता है वोल्टेज, उससे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी इज द राइट आंसर। एम्पलीफायर का नाम क्या है, अब ये एम्पलीफायर आपको दिख रहा है इतना, ये क्या है, इसका नेम क्या है, तो इसका नेम क्या, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, क्लास बी पुशपुल एम्पलीफायर, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, क्लास ए बी पुशपुल है। अब यहाँ पे देखना, क्लास बी पुशपुल है, क्लास ए बी, तो इसमें जो है क्लास बी, केवल क्लास बी जो है एम्पलीफायर, यही इसका राइट आंसर है। क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर ये दिया गया है। एम्पलीफायर का ये दूसरा नाम जो होता है क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। नेक्स्ट देखते हैं, एक सक्रिय घटक है, एक सक्रिय घटक कौन सा है, इंडक्टर, संधारित्र, रेजिस्टेंस। ये अगर इनको तीनों को अगर देखा जाए तो ये धारा बहने में विरोध करते हैं, तो ये सक्रिय नहीं होते। तो उसमें से ये तो इंडक्टर, संधारित्र, कैपेसिटर जो हुआ, इंडक्टर हुआ, रेजिस्टेंस हुआ, तो ये सारे जो होते हैं धारा में बहने में विरोध करते हैं। लेकिन जो ट्रांजिस्टर होता है ये हमारा सक्रिय हमेशा एक्टिव रहता है। तो ट्रांजिस्टर इज द राइट आंसर। ट्रांजिस्टर की आपकी पिक दिखाते हैं, ये इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में कितने होते हैं, ये तीन इसमें वायर्स निकले होते हैं ये, और इसमें क्या होते हैं,
जो एक क्वेश्चन हाँ यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बना है, इस पिक्टोरियल से देखो ये पिक्चर है, इसमें क्या होता है ये एमीटर मतलब उस धारा की जो दिशा होती है वो पूछेगा आधार में होती है, आधार मतलब क्या होता है बेस, और इसमें कम्यूटेटर कलेक्टर में होती है, या मतलब संग्राहक में होती है, या इमीटर में होती है मतलब उत्सर्जक में। तो हमेशा धारा की दिशा जो होती है इनमें ट्रांजिस्टर में किधर को होती है, उत्सर्जक की तरफ, हमेशा उत्सर्जक की तरफ होती है। तो इसका ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आएगा, उसको मैं नेक्स्ट कराता रहूंगा आगे, लेकिन यही एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो अब ये एमीटर मतलब क्या होता है, उत्सर्जक, कलेक्टर जो होता है संग्राहक, बी फॉर बेस, तो पी एन ट्रांजिस्टर है और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, ये निम्नलिखित निम्न में से कौन सा कोड सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड को इंगित, मतलब जो सिलिकॉन जो होता है सेमीकंडक्टर डायोड को इंगित प्रदर्शित करता है, तो वो कौन सा है, OA79 बाई 126 IN 4007 2N 3055, तो कौन सा है, तो बाई 126 जो है वो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड को इंगित मतलब इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का नाम। तो इसमें आपको दिख रही है ये पट्टी जैसी दिख रही है, क्या दिख रही है, पट्टी होती है, और ये कुछ बांधने जैसे के लिए प्रयोग की जा रही है। ये हमेशा देखो जॉइंट हो रहे तो बांधने के लिए कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त ये सामग्री जो होती है इसका नाम क्या होता है, तो ये क्या करती है, बांधने के लिए प्रयोग की जाती है। तो तार फेरो, तार स्लीप, नायलॉन केबल, तो केवल ये क्या होती है जो बांधने के लिए पट्टी उपयोग की जाती है, बस, और कुछ इसका उपयोग नाम है ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हुआ। तारों का गुच्छा करने के लिए कौन से केवल बंधों का उपयोग किया जाता है, रेशम बंध, पीवीसी बंध, नायलॉन बंध, सूती बंध, तो कौन से बंधन, तो हमेशा उपयोग किया जाता है नायलॉन बंध का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इसमें सी आंसर इज द राइट आंसर। पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है, तो पैनल बोर्ड असेंबली जो होता है उसमें आप किस उपकरण से बच जाते हैं, तो कौन सा होता है, सेंसर। सेंसर जो होता है उससे आप पैनल बोर्ड असेंबली से बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है, इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है ये बताना है। जनरेटर के लिए प्राइम मूवर के रूप में उपयोग किए जाने उपकरण, नहीं, जनरेटर के रूप में प्राइम मूवर के लिए नहीं उपयोग किया। एक उपकरण को जो AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट को DC डायरेक्ट करंट आपूर्ति में प्रतिवर्ती करता है, चेंज करता है, नहीं, ये इलेक्ट्रिक ड्राइव का होता ही नहीं। मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण, हाँ ये सही है, मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण होता है इलेक्ट्रिक ड्राइव। लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। एक मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा नहीं, ये गलत है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में थोड़ी ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्टिंग होती है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, ये DC ड्राइव में BOP का पूर्ण नेम बताना है, BOP का फुल नेम बताना है। तो BOP का फुल नेम क्या होता है, ब्रिज ऑपरेशन पैनल, बेसिक ऑपरेशन पैनल, बेसिक ऑपरेशन प्रोग्राम, ब्रिज ऑपरेटर प्रोग्राम। आप इस एग्जाम में कोई ना कोई फुल फॉर्म तो आती है, 38 क्वेश्चन में से कहीं ना कहीं तो फुल फॉर्म आएंगी, एक या दो तो आती ही रहती कन्फर्म। मैंने प्रीवियस ईयर को उठा के देखा, उनमें सारे प्रीवियस ईयर में आती ही रहती। तो इसकी BOP के क्या होते हैं, B फॉर बेसिक, O फॉर ऑपरेशनल, P फॉर पैनल। तो इसका ऑप्शन कहाँ है, बी इज द राइट आंसर। ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को किया गया है, आरोपित किया गया, तो कुछ समूह ड्राइव, मैनुअल ड्राइव, व्यक्तिगत ड्राइव, इंटर ड्यूटी ड्राइव। तो उसमें ऑपरेशन के मोड पर किस ड्राइव को आरोपित किया गया, तो कौन सी ड्राइव ऐसी है, वो है निरंतर ड्यूटी, जो कंटिन्यूअसली ड्यूटी करते रहे ड्राइव, वही क्या होती है, ऑपरेशन के लिए उपयोग की जाती है, ऑपरेशन मोड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि ISI के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्ट है तो न्यूनतम अनुमत एकल कार्यशील वोल्टेज क्या है, तो वो वोल्टेज बताना है क्या होगा। तो इसमें 233 वोल्ट, 228 वोल्ट, 216 वोल्ट, 211, तो वो कौन सा वोल्ट है, 228 वोल्ट जो है वो 240 वोल्ट के न्यूनतम एकल कार्यशील वोल्टेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलम विद्युत धारा मुक्त होता है। तो ऐसा कौन सा शब्द बताना है जो किसी पदार्थ का जो मास होला इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलम विद्युत धारा मुक्त होता है। 1 कूलम विद्युत अपकरण, विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोनकल, विद्युत रासायनिक, तो 1 कूलम जो विद्युत धारा मुक्त होती है वो किसकी वजह से, विद्युत रासायनिक तुलना, विद्युत है तो विद्युत रासायनिक तुलना की अकॉर्डिंग होती है। नेक्स्ट देखते हैं,
अब देखो यहाँ मैंने बताया था एक या दो फुल फॉर्म तो आते रहती है, इसमें दो दो एग्जाम आ गए, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको आप देख लिया। संक्षिप्त नाम यूपीएस का फुल फॉर्म होता है, नाम यू फॉर यूपीएस, तो यू फॉर होता है अनइंटरप्टेड, अनइंटरप्टेड, पी से पावर, एस से सप्लाई, तो ऑप्शन यूनिफॉर्म पावर नहीं, यूनिवर्सल इसमें नहीं होता है। यूनिवर्सल पावर सप्लाई, अनियमित पावर सप्लाई, तो कौन सी, निर्बंध, मतलब अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं स्क्वायर वेव इन्वर्टर जो का उपयोग हम कहाँ करते हैं, स्क्वायर वेव जो इन्वर्टर होता है उसका कहाँ, कंप्यूटर पे, टीवी रिसीवर पे, डीवीडी पे, प्लेयर पर, समान प्रकाश अवस्था, जो स्क्वायर वेव इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर को हमें किसके, प्रकाश के लिए, व्यवस्था के लिए, फिर सामान जनरली हमें किसके लिए चाहिए, प्रकाश के लिए, तो डी इज द राइट आंसर, सामान प्रकाश व्यवस्था के लिए। नेक्स्ट देखते हैं फोटोवोल्टेइक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का नाम बताना है। फोटोवोल्टेइक सामग्री तो वो कौन सी है, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम, तो वो कौन सी फोटोवोल्टेइक सेल बनाने के लिए, सेल जो होता है वो किसको उपयोग करने के लिए, तो वो कौन सी है, सिलिकॉन। ये क्या होता है, अर्धचालक होता है। इसमें क्या होती है, ये अर्धचालक जो होते हैं वो अशुद्धियाँ, उसकी चालकता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, अशुद्धियों को मिला देते हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सिलिकॉन। अब यहाँ पे पूछा गया पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है, तो पवन शक्ति उत्पादन, ज्वारी गैस उत्पादन, सौर शक्ति उत्पादन, तो इनमें ये अगर तीन की बात की जाए तो ये गैर पारंपरिक है। कैसे हैं, गैर पारंपरिक बिजली के उत्पादन है। लेकिन जो ऊष्मीय शक्ति उत्पादन है, जो ऊष्मा के द्वारा शक्तियां उत्पादन की जाती है, वो क्या है, वो पारंपरिक बिजली उत्पादन, तो डी इज द राइट आंसर हमारा होगा, पारंपरिक बिजली। अगर गैर इनमें से आप देख लेना, इसमें से कई क्वेश्चन घूम जाता है कि पवन शक्ति उत्पादन जो होता है वो गैर पारंपरिक होता है, ज्वारी शक्ति उत्पादन वो भी गैर पारंपरिक होता है, सौर शक्ति ये भी क्या हो, गैर पारंपरिक शक्ति उत्पादन बिजली होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन, तो डी इज द राइट आंसर मेरा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अब इसमें क्या, आई के अनुसार मध्य वोल्टेज घरेलू स्थापना में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या होता है, अनंत, 1 मेगा ओम से अधिक, 2 मेगा ओम से अधिक, 3 मेगा ओम से, अनंत तो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पुट आउट होगा 1 मेगा ओम से अधिक, 2 से 3, तो हमेशा क्या होता है 1 मेगा ओम, मतलब 10 की पावर 6 से क्या होगा, प्लस ही होगा, मतलब अधिक होगा। मेगा जो होता है 10 की पावर 6 होती है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ओ एच, ओ एच लाइन में उपयोग किए जाने वाले इस इंसुलेटर का नाम बताना जो ओ एच में उपयोग किया जाता है। ये देख लीजिए, ये ओ एच में उपयोग किया जाता है इंसुलेटर, तो ये कौन सा, पिन इंसुलेटर है, पोस्ट इंसुलेटर, स्टेन इंसुलेटर, सेकल इंसुलेटर, तो कौन सा इंसुलेटर है, सेकल इंसुलेटर। ये इंसुलेटर आप देख लीजिए, इस ये जो होता है इंसुलेटर जो होता है वो सेकल इंसुलेटर होता है। नेक्स्ट देखते हैं वाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने और इंसुलेटर में बहुत टाइट रखने का क्या कारण है, हम लोग वाइंडिंग वायर को गैप उसमें करते हैं और बहुत पास रखते हैं और इंसुलेटर में बहुत टाइट उसे करते हैं, तो ऐसा क्या है, स्पार्किंग से बचना, संरक्षण से बचना, ऑक्साइड बचने से बचना, वायुमंडलीय दबाव से बचना। अब जो इलेक्ट्रिशियन थोड़ा बहुत पढ़ा वो तो कह देगा इस किसके लिए, संरक्षण से थोड़ी ना बचोगे, किसके लिए, स्पार्किंग से हम बचने के लिए, जिससे कि कोई स्पार्किंग ना हो जाए, तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, बहुत टाइट इसमें इंसुलेटर जो होता है वो बांधा जाता है, ये तो सभी बच्चे जानते होंगे, तो इजी है, तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे करते हैं, सर्किट टूटने की क्षमता का मूल्यांकन किलोवाट में, किलोवोल्ट में, और इसमें ये क्या होता है, एम से मेगा, वी से वोल्ट, ए से एम्पियर, तो मेगा वोल्ट एम्पियर में, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है वो राइट है, मेगा वोल्ट में हम लोग क्या करते हैं, इसे मापते हैं। मूल्यांकन जो होता है वो मेगा वोल्ट एम्पियर में करते हैं, किसका, सर्किट ब्रेकर टूटने की क्षमता का जो मूल्यांकन होता है वो मेगा वोल्ट एम्पियर में करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाव हेतु वायरिंग सर्किट के साथ कौन सा सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है, तो इसमें आपको सारी में फुल फॉर्म बता दूंगा, यहीं से फुल फॉर्म एक ना एक आ जाएगी। तो ओसीबी जो होती है ऑयल सर्किट ब्रेकर, आप इसको लिख लेना, एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, एमसीबी मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर, तो ये हमारी फुल फॉर्म हो गई। लेकिन हम आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देखेंगे, तो लीकेज जो करंट होता है वो उसको प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा के लिए कौन सी वायरिंग सर्किट के साथ कौन सा सर्किट ब्रेकर लगाएंगे, तो कौन सा, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, जिससे कि से कर सकें, तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर।
नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी डीसी शंट जनित्र का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो गया। अब कोई डीसी मतलब डायरेक्ट शंट जनित्र जो है जनरेटर है उसका अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो गया, तो उससे पुनः आप प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? तो जनित्र को शून्य लोड पर कुछ समय तक चलाएं। शून्य लोड पर क्यों चलाओगे भाई? शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी से, हाँ अगर आप बैटरी से संयोजित कर देंगे तो उसका जो आवेश अवशिष्ट चुंबकत्व है वो क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। जनित्र की घूर्णन की प्रवृत्ति नहीं, ये नहीं, शंट फील्ड को अर्थ क्यों करोगे भाई? ये भी गलत है। तो ऑप्शन इसमें बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ के अनुक्रमानुपाती। डीसी बैक में क्या होता है? ईएमएफ जो होते हैं अनुक्रमानुपाती किसके होते हैं? फ्लक्स के, गति के। जो ईएमएफ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो किसके अनुक्रमानुपाती? अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती। तो फ्लक्स, गति, आर्मेचर चालकों की संख्या, फोर्स, तो वो हमेशा अनुक्रमानुपाती होती है आर्मेचर चालकों की संख्या को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से एक अर्धचालक है। अर्धचालक क्या होते हैं? जो चालकता बढ़ाते हैं, जो अशुद्धियां समझो मिलाते हैं किसी में, तो वो क्या है? तांबा, चांदी, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। अभी पीछे एक क्वेश्चन आ चुका, तो वो क्या है? सिलिकॉन। सिलिकॉन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल रेडी, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सारे लाया हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन ये आते रहते हैं, तो आप इतना कर लोगे कि पास तो हो ही जाओगे। आप मेरी सारी वीडियो देख लेना, अब मैं वीडियो अपलोड करते जाऊंगा और वो आपके एग्जाम में फंस जाएगा, आप पास तो हो ही जाएंगे। एक हाफ वेव रेक्टिफायर में प्रयुक्त डायोड का जो एनोड होता है वो किस बायस में धनात्मक मतलब पॉजिटिव होता है? तो कौन सा बायस? फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस? तो जब आप क्या करेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर में प्रयुक्त जो डायोड होता है वो एनोड मतलब पॉजिटिव किस बायस में धनात्मक देगा? जब आगे बढ़ेंगे मतलब फॉरवर्ड करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, या रिवर्स आते जाएंगे। तो जब फॉरवर्ड करेंगे तभी तो धनात्मक मिलेगा, बैक आएंगे तो रिवर्स मिल जाएगा, तो माइनस मिल जाए, तो फॉरवर्ड बायस इसमें होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन इसमें कौन सा? ए इज द राइट आंसर। जब ट्रांजिस्टर का तापमान बढ़ता है तो तब बेस एमीटर रेजिस्टेंस होता है। तब क्या होता है? जब आप देखो जब तापमान बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? घट जाएगा। बेस एमीटर को जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? घट जाएगा। बढ़ता है घटता, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तब क्या होगा? घट जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस युक्ति की संरचना में 4 परतें नहीं होती हैं? ऐसी कौन सी संरचना है 4 परतें नहीं होती? यूजेटी, डेक, एससीआर, टीआरआईसी। तो इसमें से बताना 4 परत नहीं, मतलब उसकी जो लेयर्स होते हैं वो 4 नहीं, तो कौन सा ऑप्शन? यूजेटी मतलब यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है तो उसमें 4 परतें नहीं, कितनी परतें होती? 2। बाकी इनमें 4 3 ऐसे होती हैं, तो 2 परतें इसमें होती हैं यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर में। नेक्स्ट देखते हैं, आईसी वोल्टेज रेगुलेटर परिपथ कितनी नियत आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है? 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 5 एम्पीयर, 8 वोल्ट। तो इसमें से 5 वोल्ट जो होता है आईसी 723 वोल्टेज जो होता है वो इसे नियमित आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है। कितने? 5 वोल्टेज। बाइनरी संख्या से एक क्वेश्चन तो 101% आएगा। आपको टफ भी लगते हैं, मैं देखो कैसे इसी से बताता हूँ। अब इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हमें बाइनरी संख्या मिलती है तो इसमें क्या करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। 1, यहीं पे आपको सॉल्यूशन अच्छा दिखाते हैं, इसे इरेज करते हैं। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे इस क्या है, पहला 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ओ सॉरी 1 मल्टीपल करते हैं, मल्टीपल 1 2 4 8, कहाँ तक है? 1 के लिए 0 हो गया, 2 के लिए हो गया, ये 4 के लिए हो गया, ये 8 के लिए, फिर 16 के लिए, फिर 32 के लिए। तो देखना जहां तक होता है वहां तक 1, फिर 2, फिर 4 8 16 32 लिख लेते हैं। फिर 0 जिन पे आता है उन्हें क्या कर देते हैं? उनको हम ऐड नहीं करते, जोड़ते नहीं है। तो 0 वाला 1 है, इसे ना गिनना। फिर 1 2 गिन लेना, 0 पर 4 है तो ये भी ना गिनना, 1 पर 8 है, हाँ ये भी गिन लें, 16 पर, हाँ ये भी। अब जितने भी बचे इन्हें गिन लो, जिस पर 0 होता है उस पर नहीं गिनते, और ऐसे काउंटिंग हमेशा करते चले जाते हैं। 1 2 4 8 16 ऐसे काउंटिंग करते चले। इसको मैं बोर्ड पे मैं जब सॉल्व कराऊंगा, न्यूमेरिकल का भी नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो न्यूमेरिकल का पार्ट होगा, थ्योरी का, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल तो आते हैं, तो न्यूमेरिकल क्या आएंगे वो मेरी वेरी वेरी एक्सपेक्टेड है, जो रिपीटेड है, उन्हें मैं बोर्ड पे सॉल्व कराऊंगा, तो उसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। तो इसमें हम इन्हें ऐड कर लेते हैं, 2 8 10 और 16 हुआ 26 और 32, कितना हुआ? 56। तो 56, और इसमें क्या होता है, जब बाइनरी संख्या का जो बेस होता है वो कितना होता है? 2। बाइनरी संख्या का बेस कितना होता है? 2। और लेकिन जो हमारी संख्याएं होती है, डेसिमल नंबर होते हैं, उनका बेस कितना होता है? 10। तो 56 जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, जे के फ्लिप फ्लॉप में जे इक्वल टू 0, के इक्वल टू 0 तथा सी एल के इक्वल टू 1 होने पर आउटपुट होगा। तो आउटपुट बताना है कौन सा? क्यू एन 0 1 क्यू एन बार। तो कौन सा होता है? क्यू एन जो होता है वो आउटपुट होगा। नेक्स्ट देखते हैं
निम्न में से कौन सा परिपथ टाइमिंग के लिए प्रयोग किया, टाइमिंग के लिए? तो मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो होता है वो उसमें क्या होता है, टाइमिंग के लिए उसे प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस गेट में दो से अधिक स्विच समांतर क्रम में, दो से अधिक जो समांतर क्रम में संयोजित किया, तो वो कौन सा गेट बताना है। ये लॉजिक गेट है, यहाँ से तो 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन तो आना कंफर्म है। तो लॉजिक गेट को मैं एकदम डेप्थ में अभी समझाऊंगा। नेक्स्ट, तो इसमें से अगर देखा जाए तो 2 स्विच से अधिक जो स्विच तो होते हैं वो किस में समांतर क्रम में संयोजित करते हैं, तो वो कौन सा गेट है, और गेट। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, हम इनको आपको समझाते हैं। एंड गेट, इनके प्रतीक चिन्ह ये कुछ भी कहीं से भी इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले हम और गेट देखते हैं। और गेट में क्या होता है, इसका जो होता है वो ऐसे, इसमें टर्मिनल्स जो होते हैं वो इनपुट ये इधर बाहर की ओर होते हैं, तो इनपुट इसमें कितने होते हैं, 2, आउटपुट 1। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें, ये नॉर हो गया। इसका, हाँ, इसका व्यंजक जो होता है वो क्या होता है, y बराबर a प्लस b, इसका जो व्यंजक होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं एंड गेट को। एंड गेट को आपको बहुत सरल याद करना, लास्ट में देखो डी है तो डी की तरह ये डी बनेगा, ऐसे ऐसे। इसमें भी इनपुट कितने होते हैं, 2, इनपुट कितने होते हैं, 2, आउटपुट 1 होता है। और इसका व्यंजक क्या होता है, वाई बराबर ए इंटू बी, ये मल्टीपल में गुणा में होता है। नेक्स्ट, अब कौन सा है, नॉट, एनओटी नॉट, यहाँ पे थोड़े नहीं दिख रहा है तो एनओटी नॉट है, नॉट। नॉट के लिए क्या है, नॉट का एकदम ऐसे। इसमें खास बात क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आता रहता है कि नॉट गेट में कितने इनपुट होते हैं, तो नॉट गेट में कितना इनपुट है, 1, बाकी सब में कितने हैं, 2। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आया, मैं पिछले 1 मंथ से रीडिंग कर रहा हूँ बुक, उसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन ये बहुत आ रहा है। तो इसमें कितना इनपुट होता है, 1 इनपुट होता है। आउटपुट वो तो एक सभी में आ रहा है, तो इसमें इनपुट एक लॉजिकल ये है। और इसका व्यंजक कहता है y बराबर a का बार, बार मतलब तो इसमें अगर बार का मतलब क्या होता है, 0, और 0 का अगर करेंगे तो कितना आएगा, 1, मतलब 1 का करेंगे तो 0, 0 का 1, तो 1 पर क्या लिख देता बार। नेक्स्ट देखते हैं, अब इनसे क्या होता है, लॉजिक गेट जो यूनिवर्सल गेट्स होते हैं वो क्या होता है, मिल जाते हैं, मतलब 2 गेट आपस में मिलकर यूनिवर्सल गेट बनाते हैं। तो कौन कौन से यूनिवर्सल गेट हो, ये हमारा एक नंद वाला और एक नॉर वाला। देखते हैं इसका मीनिंग। इसमें क्या होता है, हम लोग जब ये वाले चित्र बनाते हैं तो यहाँ पे सर्कल सा बनाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, ये यहाँ पे नॉट के लिए जो होता है वो यहीं पे ऐसे करके बनाया जाता है, ये सर्कल ऐसा, ये आउटपुट के लिए। तो इसमें एंड क्या होता है, एंड वाला डी है तो ये डी वाला हो गया। लेकिन इसका यहाँ से क्या पूछा जाता है, व्यंजक पूछा जाता है। तो सबसे पहले नॉर का बताते हैं। नॉर का और का क्या होता है, और का बुलियन व्यंजक हमें पता होना चाहिए, क्या हो जाता है, y बराबर क्या होता है, a प्लस बी होता है और का, और नॉ n मतलब नॉट। तो इसमें पूछ सकता है कि n का मतलब क्या होता है, तो n का मतलब क्या होता है, नॉट। तो अब a का वहां क्या होता था, बाहर लग जाता, तो यहाँ पे क्या और पर क्या लग जाएगा, बाहर लग जाएगा। अगर a प्लस बी मान लो 0 आ रहा है, इसमें 2 ही माइनस संख्या को रीड करता है, 0 1, तो अगर मान लो 0 आया यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा, मतलब बाहर लग जाने से। नेक्स्ट, अब जैसे नन का देखते हैं, इसमें क्या है, एंड का ऐसे ही होता है, इसका बुलियन व्यंजक दिखाते हैं। y बराबर एंड का क्या होता था, a इंटू बी, इंटू बी। अब नॉट लग गया तो इसकी वजह से यहाँ बार लग जाए, तो इसका बुलियन व्यंजक क्या है, ये। नेक्स्ट हमारे यहीं पे सारी वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। इसमें से मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने सॉल्व कराया आपको, और ऐसे ही अभी मैं पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे ही अपलोड करता रहूँगा, और भी सब्जेक्ट के अपलोड करता रहूँगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आपको मैं टिप्स बताता हूँ। टिप्स क्या है, मैंने अभी तक रीडिंग की है तो उसमें क्या हो रहा है, 95% जो है ऑप्शंस आ रहे हैं क्या, या तो ए और बी दोनों ऑप्शन अगर आपको दिखे तो ए बी दोनों ही टिक कर देना। ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है मतलब 101%, 95% सही हो रहा है केसेस में। और एक ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी सभी सही हो रहे हैं, तो ये वाला भी 101% आ रहा है। तो इसे क्या करना है आपको, जैसे ही आपको उपयुक्त में से सभी दिखे, अगर आपको कंफर्म आता है तो फिर आप ऑप्शंस में दिखे तो उसी को लगाना, वरना अगर आपको ना आ रहा हो तो आप उपयुक्त में से सभी वाला लगाना, जो भी अगर आपको ऑप्शन मिलता आते हैं, इनमें से 2-3 क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं। तो अगर ए बी मिले, दोनों ए बी दोनों आए तो वो भी बहुत बहुत आ रहे हैं, तो इनको छोड़ना नहीं, इनको क्या करना है, उपयुक्त वाले सभी दोनों लगा देना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेना। फिर नेक्स्ट इसमें क्या है, अब नेक्स्ट पार्ट हम अपलोड कर देंगे, और
आपको वीडियो हमारी लाइक अच्छी लगे, नेक्स्ट हम पार्ट इसका जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।